वेलकम दोस्तों और एक लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक प्यारा सा कंसेप्ट जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमें फैक्टराइजेशन का यूज करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है, किस चीज को हम सॉल्यूशन कहते हैं, अगर आपको ये जहन में डाउट है तो ये सारे कंसेप्ट्स आज हम इस लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। लेकिन आप सब लोगों को पहले से लेके एंड तक जुड़ना होगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है कहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहां पे एमटीएस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करूं, कहां पे ना करूं, कहां पे करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए, कहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करूं, अगर इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को डाउट है तो इस लेक्चर में पहले से लेके लास्ट तक आप जुड़ जाना। ये सारे डाउट्स मेरी गारंटी के बेस पे आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पहले से लेके लास्ट तक जुड़ना आपकी जिम्मेवारी है और डाउट्स को क्लियर करना मेरी जिम्मेवारी है। वैसे आज क्लास पॉसिबल नहीं थी, इसको पॉसिबल बनाना पड़ा। असल में इलेक्ट्रिशियन का कुछ काम था तो कुछ लाइट्स वगैरह ठीक करनी थी, तो उन्होंने मेरे कमरे की सारा कुछ खत्म कर दिया, ठीक है ना, सारा कुछ। तो अभी ये एक्सटेंशन दूसरे रूम में है तो वहां से 2 एक्सटेंशन इवन लगाने पड़े तभी ये पॉसिबल हो पाया कि मैं आपकी क्लास आज ले पाया। खैर कोई मसला नहीं है, हमारी जिम्मेवारी है कि हमें क्लास लेनी है। हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमें क्लास लेनी है। जब भी पॉसिबल हो, जब भी चीजें पॉसिबल हो, हमें कोशिश करनी है कि चीजें हम पॉसिबल बनाएं, ठीक है ना। क्या कोशिश करनी है, चीजें हम पॉसिबल बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं बाबा अपनी लेक्चर की ओर। कल क्या चीजें हमने डिस्कस की थी, कल आपको सारा कुछ वहां से क्वेश्चंस मिले थे, आज नहीं मिलेंगे। तो कल हमने क्या चीज डिस्कस की थी सर, कल हमने डिस्कस किया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स को देखा था, कहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं होगी, वो सारा कुछ हमने देखा था। तो अभी क्या देखना है हम लोगों ने, अभी कौन सी चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है, वो है कि हमें आज इसके लेक्चर में हमें क्या समझना है बाबा। इसके लेक्चर में जो समझना है, ये इसको ब्लैक रखता हूं मैं, इस वाले को अरे रेड बहुत बार हमने, यार ऐसा ना कर यार, ना करी ऐसा। ये हाँ, हमें जो आज बेटा डिस्कस करना है वो इसको, ये सॉल्यूशन या रूट बोल दो या इन्हीं को आप बाबा जीरोस भी कहते हो, अभी के लिए ये सेम मान के चलो। सर सॉल्यूशन कहीं जगह पे लिख के देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, हम लोग सॉल्यूशन कहीं जगह पे लिख के देखते हैं, कहीं पे रूट, कहीं पे जीरोस। तो किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बच्चों आप लोगों ने आज यहां पे पूरा अपना माइंड रखना है, पूरा जहन पूरा यहीं पे रखना है लेक्चर से पहले से लेके लास्ट तक, ताकि हम इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाए। तो हमें समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन, रूट या जीरोस। देखो सॉल्यूशन की बात आए तो रूट भी सेम चीज, जीरोस तो सेम चीज की बात वहां पे हो रही होती है। तो हमने उसमें क्या देखा था, पॉलिनोमियल में सर जीरोस पढ़ा था, तो मैं अभी कह रहा हूं आपको रूट भी सॉल्यूशन भी इट्स सेम। वालेकुम सलाम बेटा मुस्तफा निसार, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम ज़ोहैब भाई। है तो कैसे समझेंगे हम चीजों को, पहले तो सर ये डाउट क्लियर करो, ये सॉल्यूशन का डाउट क्लियर करो, ये रूट का डाउट क्लियर करो। मैंने तो आपको पॉलिनोमियल में कराया था, लेकिन फिर से यहां पे एक और बार करा लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। जैसे अगर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, मैंने कहा ऐसा करके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा है, जैसे चले मैं आसान लेता हूं, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस ना लो एक्स स्क्वायर माइनस 1, जरा मुझे आप बताओ इक्वल 0। पहले मुझे ये बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप सब लोगों का आंसर होगा हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हमें सर इक्वालिटी दिख रही है, इसमें हमें सर ये डिग्री 2 दिख रही है, तो देयरफॉर इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ सर है। अब मैं क्या समझाने वाला हूं आप लोगों को, सॉल्यूशन, या आप रूट बोल दो या आप जीरोस बोल दो, मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूं। क्या कहते हैं, किसको हम सॉल्यूशन, रूट या जीरोस कहते हैं।
देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स क्या है, 0। जो वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू, क्या, अरे यार, जो एक्स की वैल्यू, कोई भी एक्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सर हमें ना आता है ये सेटिस्फाई वेटिस्फाई क्या होता है, हमें ये समझ में ही नहीं आता है, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। बेटा समझ, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। इस साइड में क्या दिख रहा है तुम्हें, 0 दिख रहा है। कोई एक ऐसी वैल्यू तू इस x की जगह पे रख दे, इस साइड भी 0 बन जाए, तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सर आपके कहने का मतलब है सॉल्यूशंस या रूट या जीरोस उस वैल्यू को कहते हैं जो हम वेरिएबल की जगह पे रखे RHS LHS के बराबर बन जाए। समझ आ गई बात। तो जरा सर पहले यहां पे बता दो क्या रखें। बेटा अगर इस x की जगह पे मैं 1 रखता हूं, रख दूं, हाँ ये 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0। 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा सर, 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, सर 1 ही होता है, माइनस 1 इक्वल 0, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, 0 इक्वल 0। इधर भी 0 था, इधर भी 0 था, तो क्या कहूंगा, ये इसका सॉल्यूशन है। जरा सर और एक वैल्यू डाल के देखो। जैसे बेटा इस x की जगह पे मैंने माइनस 1 डाल दिया, ठीक है ना, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0। अगर x की जगह पे माइनस 1 रखने से ये शायद इसके बराबर बन गया, मगर यहां पे 0 तो यहां पे भी 0 आ गया, तो मैं माइनस 1 को इसका सॉल्यूशन कहूंगा, इसका रूट कहूंगा, इसका जीरोस कहूंगा। समझ आ गई बात। सर रख के देख लो एक बार, ये माइनस 1 का स्क्वायर और यहां पे, सॉरी यार ये इक्वालिटी क्यों आ गई यार बीच में, तुम्हें ना आना चाहिए था बेटा, तुम्हें ना आना चाहिए था। ये माइनस 1 इक्वल 0, तो सर माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो हमें ना पता है। देखो माइनस 1 का स्क्वायर, ये पावर कहता है बेस में जो नंबर है कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है, सर ये 2 बार, माइनस 1 इंटू माइनस 1। अब जरा मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 तो 1 होगा। सर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, मैंने तुझे क्या समझाया है, अगर दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन में सेम साइन है, आंसर पॉजिटिव में आता है। सर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसका मतलब हुआ कि ये सेम है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव नहीं लिखते हैं बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 की जगह पे 1, माइनस 1 इक्वल 0। सर यहां पे भी तो ये भी सोल्यूशन आ गया, मतलब 1 भी इसका सोल्यूशन है, माइनस 1 भी इसका सोल्यूशन है। समझ आ गई बात। हाँ सर है। जरा सर कोई एक वैल्यू और पुट करके देखो। जैसे मैंने 2 पुट कर दिया, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, इक्वल टू 0। अब x की जगह पे 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अब 2 का स्क्वायर किसके बराबर, 2 इंटू 2। समझ आ रही है बात। इस पावर का मतलब बेस में नंबर कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 सर 4। तो यहां पे 2 की स्क्वायर की जगह पे 4 आ जाएगा, माइनस 1 इक्वल 0। तो 4 माइनस 1 3 इक्वल 0। इज इट पॉसिबल, क्या 3 0 के बराबर है, नहीं सर 3 0 के बराबर कब होता है। इसका मतलब क्या होगा कि बेटा ये x इक्वल्स 2 जो है इज नॉट सोल्यूशन, इज नॉट सोल्यूशन। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। तो सोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, कि आप कौन सी वैल्यू यहां वेरिएबल की जगह पे रखते हो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब RHS LHS के बराबर बन जाए। सर यहां पे RHS में 0 है, तो यहां पे LHS में भी 0 बन जाना चाहिए, तो उसे इसका सोल्यूशन कहेंगे। तो आई थिंक मुझे इतनी उम्मीद है बेटा कि आपको सॉल्यूशन का मतलब समझ आ चुका होगा, आ चुका है ना। तो अगर कभी भी आपको यहां पे मैंने कहा कि बेटा ये सॉल्यूशन किसको कहते हैं, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ऐसी वैल्यू वेरिएबल की, क्या ऐसी वैल्यू वेरिएबल की, ठीक है ना, जिसको रखने पे RHS LHS के बराबर बन जाए। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये LHS में 0 बन जाए, क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 होती है। तो मतलब ये चीज भी आप कह सकते हो। समझ आ गई बात। तो आपको ये बात समझ आ चुकी है, मुझे इतना
इतना भरोसा है। हाँ सलमान तारिक कुछ, हाँ कैमरा थोड़ा सा दूर रखा करो सर। बेटा कैमरा दूर रखा करो। ओके कोई नहीं यार, मैं रखा करूंगा, कोई मसला नहीं है। ओके थैंक्स फॉर योर सजेशन, आई विल डू इट। मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं दूर रखने से भी क्या होगा। अगर सही लगता है तो रखता हूं, ठीक है ना, देन रखता हूं। फिर यासिर भाई कई चीजों 27 ने किया, मुझे लगा क्लास में बनी ना वो गैस बांध दिए। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने यहां से ये पूरा खत्म कर दिया उसने। तो समझो बात को, आपको समझ आ गई? हाँ सर समझ आ गई। अब आप सॉल्यूशन वगैरह से वाकिफ हो गए? हाँ सर वाकिफ हो गई सॉल्यूशन से। लेकिन अब हमें क्या है कि बेटा ये जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं, ये जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है ना, अब मुझे जब इसका सॉल्यूशन निकालना होता है, क्योंकि यहां पे इक्वल टू 0 तो आप रूट कहते हैं, हम जीरोस कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जब मुझे निकालना होता है तब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, याद रखना मैं करता हूं काम, मैं यूज करता हूं एमटीएस मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है ना, एमटीएस मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यहां फैक्टराइजेशन भी बोल दो, डोंट वरी। अभी ये बात समझो, यहां से मैं यूज करता हूं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या यूज करता हूं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बहुत सारे बच्चों को डर होगा, तो डरने की कोई बात है नहीं बच्चा, डरना आपको नहीं है, मैं हर कोई चीज आपको सिखा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। लेकिन पहले से लेकर लास्ट तक जुड़ जाना आपकी जिम्मेवारी बनती है, तो आप ये चीज जो है क्लियर होती जाएगी आप लोगों को। सर अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, आपने बताया या तो एमटीएस यूज करोगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करोगे, हाँ और कोई है? बेटा आपने देखा होगा जो पुराने बच्चे हैं उनको और एक मेथड आता था, दैट वाज स्क्वायरिंग मेथड। क्या था हमारे कश्मीर में नहीं, उन एनसीईआरटी में पूरी में था, एक मेथड आता था स्क्वायरिंग मेथड। लेकिन थोड़ा सा तरस आ गया यार एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप पे, कह रहे हैं कि सर एक चीज निकल तो एक ही चीज रही है, हम 100 तरीकों से दिखा रहे हैं, इसका कोई स्पेसिफिक यूज भी नहीं है, तो क्यों करें, क्यों बच्चों को खामखा दिमाग उनका खराब करें। तो कुछ तरस वरस आ गया, किसी पे तरस आ गया किसी बच्चे पे, तो उन्होंने ये वाली चीज आपसे हटा दी, ये जो फजूल की चीज है। वैसे बहुत सारी फजूल की चीजें अभी भी है हमारे सेक्टर में, लेकिन फिर भी उन्होंने हटा दिया यार, कहा कि हटा देते हैं एक बार। खैर अब दो है, एक तो एमटीएस है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप नावाकिफ हो, लेकिन एमटीएस से थोड़ा सा आप वाकिफ हो। लेकिन अभी के टाइम पे मैं आपको जो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग सिखाऊंगा, पूरा बेसिक से सिखाऊंगा, फिर से उसी तरीके से अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़नी है। अभी पहला मेरा फोकस रहेगा एमटीएस को सिखाने का। पहली बात ये जो बेटा ये ax स्क्वायर प्लस bx, सर मैं क्यों ना ऐसा कर दूं, अगर मेरे पास दो मेथड है, एक मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, अगर मैं एक ही मेथड को सीख लूं दूसरे को छोड़ दूं, ऐसा चलेगा? ऐसा चलेगा? सर आंसर तो सेम आएगा बेटा, एमटीएस से भी सेम आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सेम आएगा, स्क्वायरिंग मेथड से भी सेम आएगा, समझ आ रही बात? लेकिन सरकार ने ये हटा दिया, ये दोनों रख लिए, क्यों ना ये वाला भी एक हटा देता, इसमें एक ही रख देता। लेकिन बच्चों समझो, देखो एमटीएस और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये एमटीएस हर जगह ना लगाना मतलब मुश्किल हो जाएगा, हर जगह नहीं लगा पाओगे आप, ठीक है ना, फ्रैक्शंस में नहीं लगा पाओगे। सर कब लगा पाएंगे, ये पहले हमें सीखना है कि ये एमटीएस में कहां पे लगा सकता हूं, मतलब कहां पे मेरे लिए आसानी होगी, जहां पे मेरे सब कुछ इंटीजर्स में बन जाए। तो जहां पे ये नहीं लगेगा वहां पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसा है कि जो हर जगह लग जाएगा, समझा रही बात? किसी में समझना बात, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हर जगह लगा सकते हो, लेकिन एमटीएस जो है मुश्किल हो जाएगा कहीं कहीं क्वेश्चंस पे, वहां पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही काम चलाना पड़ेगा। तो खैर चलो सर सिखाते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग को, ठीक है ना, पहले इसको सीखेंगे। तो मैं एक बार आपकी जगह पे ये लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
इक्वल्स बेटा 0। अब समझना एक टर्म का मतलब, समझना वैसे हमें आगे है लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूं, आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। आप सबको पता होगा d इक्वल्स बी स्क्वायर, सॉरी आप सबको नहीं पता होगा, खाली मुझे पता है। d इक्वल्स, अरे यार क्या कर रहा है तुम, समझो d, नहीं कोई मच्छर वच्छर आ गया क्या, d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस चीज को मैं डिस्क्रिमिनेंट कहता हूं, क्या कहता हूं, डिस्क्रिमिनेंट कहता हूं। सर डिस्क्रिमिनेंट कहता हूं तो हम क्या करें इसका, तुम कुछ मत करो, समझो d जो है ये किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये पल्ले नहीं पड़ा हमारे, जैसे बेटा मैंने कहा 2x प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स 0, यहां पे a की जगह पे क्या है बेटा 2 है, b की जगह पे क्या है बेटा 5 है, c की जगह पे क्या है बेटा 3 है। अगर मैं यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की बात करूंगा आप कहोगे b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac क्या कहूंगा 4ac, तो 4a की जगह पे क्या है बेटा 2, c की जगह पे क्या है बेटा 3। तो ये कुछ डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर कह रहा है ये नंबर बेस में कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है, 5 into 5 हो गया बेटा 25, ये बन जाएगा 25 माइनस 4 2 8, 8 3 कितना आ जाता है 4 2 8, 8 3 24, तो 25 माइनस 24 आ गया बेटा आपके पास 1। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 1 आ गया। समझना आप बात, डिस्क्रिमिनेंट की मतलब समझ आ गई कि डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं। अब हर कोई चीज आप अपने जहन में रखोगे, एक एक चीज याद रखना। मैंने यहां पे बात की रूट्स की, निकालने का तरीका एमटीएस वो मैं बताऊंगा कहां पे करना है कहां पे यूज नहीं करना है। ये जो मैंने बेटा यूज रूट्स की टर्म की पूरा यहां पे जहन रखना। मैंने कहा आपका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर से मैं एक बार यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख देता हूं इक्वल्स 0। अगर ये d जो है, समझना बात, d किसके बराबर, b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर बेटा, ये जो d है ये किसके बराबर, यार पहले सही से लिख दो एक बार प्लीज, सॉरी फॉर दिस कि आपको अगर यहां पे थोड़ा सा यार चीजों को मैंने इसको मिटा दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसके बराबर है बेटा 0 के बराबर। अब मैंने d की बात बताई तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब याद रखना, अब यहां से समझना, अच्छे से समझना और यहां पे पूरा अपना माइंड रखना। अगर ये d की वैल्यू समझना ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0, सर ग्रेटर देन 0 का मतलब जैसे बेटा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1.5 हो गया, 1.7 हो गया, 1.8 हो गया, कुछ भी, समझ आ गई बात, कुछ भी होगा। तो अगर ये d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है, आप याद रखना तब डिफरेंट रूट्स होंगे, क्या होंगे बेटा, डिफरेंट रूट्स होंगे। डिफरेंट रूट्स होने का मतलब आपको अगर मैं बता दूं, समझाया था मैंने आपको, इसकी डिग्री क्या है बेटा, सर डिग्री तो 2 है, मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने रूट्स या जीरो, सर 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है, तब इमेजिनरी होते हैं, क्या होते हैं, इमेजिनरी। सर आप कह रहे हो कि मैक्सिमम तो 2 हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एक रूट आपका आ गया 5, एक रूट आपका आ गया 2, एक आ गया 1, दूसरा आ गया -1, जैसे पीछे हमने किया था। समझ आ गई बात, हाँ सर समझ आ गई, कुछ चीजें हमारी जहन में आ रही है। तो अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तब डिफरेंट रूट्स होंगे। आपने याद रखना है, एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल ग्रेटर देन 0 रूट्स कैसे होंगे, तो आप कहोगे रूट्स रियल होंगे। रियल रूट्स का मतलब समझ गए ना, चले वो मैं सारा समझा दूं। ये अलग अलग रूट्स का मतलब समझ आ गया, जैसे एक हो गया 5, दूसरा होगा -5, ये डिफरेंट हो गए। अब अगर ये 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, याद रखना, अगर ये बेटा 0 के बराबर डिस्क्रिमिनेंट हो गया तब आपका क्या होगा, इक्वल रूट्स होंगे। सर इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, एक ही रूट होगा,
एक ही रूट होने का मतलब क्या है कि जैसे एक 1 आ गया दूसरा भी 1 आ गया, एक 2 आ गया दूसरा भी 2 आ गया। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ बेटा होता है, मतलब एक ही रूट होता है, असल में तो एक ही रूट होता है। अब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो वहां पे x इक्वल्स 1 x इक्वल्स 1 आता है, समझ आ गई बात? तो यहां पे इक्वल रूट्स होते हैं, समझ आ गई? अब यहां से अगर लेस देन 0 हो गया तो आपके सिलेबस से बाहर चला गया यार, बाहर बहुत दूर चला गया आपसे, आपके सिलेबस में रहने का शौक नहीं है उसको, फिर शौक नहीं है। तो ये बेटा नो रियल रूट्स। सर अब तो आप कुछ उल्टा ही कह रहे हो, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, आप उल्टा कुछ कह रहे हो यहां पे। बेटा अगर ये लेस देन 0 होगा ना, नो रियल रूट्स, मैं वो सारा कुछ समझा दूंगा आपको, ये मतलब आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं है, जहां पे भी काम नहीं है। सर क्या मतलब? जहां पे भी आपने इसको सॉल्व किया, आपने डी बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दिया, आपके पास ये -1 के बराबर आ गया। आप पूछोगे सर क्या कर लेंगे इसका, मैं क्या कर लूं, ये -1 के बराबर आ गया। जब ये बेटा -1 के बराबर आएगा तो आप एक चीज कर देना, क्वेश्चन को वैसे ही छोड़ देना, अपने हथियार छोड़ के, मुझसे नहीं होगा, मेरे सिलेबस में नहीं है सर, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस। अब जैसे सर -2 आ गया आउट ऑफ सिलेबस, मतलब नेगेटिव में आपकी वैल्यू आ गई -3 -5 -7 -8, खत्म, फिर आपसे नहीं होगा। अब यहां पे मैं चीज बता रहा हूं, यहां पे और यहां पे आपने सर रियल रूट्स की कुछ बात की थी, इन दोनों को यहां पे आपके पास रियल रूट्स आते हैं, मैं आपको हर चीज समझाऊंगा। यहां पे नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी। अब आप लोगों को थोड़ा वाकफियत नहीं होगी इमेजिनरी नंबर्स से, मैं आपको आयोटा वायोटा वो तो समझाऊंगा नहीं, लेकिन खैर एक चीज समझा सकता हूं। बेटा अगर आपके पास अंडर रूट में -5 हो, ये इमेजिनरी हो गया। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपके पास रूट्स रियल रूट्स नहीं आएंगे। अगर -1 आ गया तब भी, अगर -5 आ गया तब भी नहीं, अगर -25 तब भी नहीं, अगर -36 तब भी नहीं, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो खेल तमाम, वो इमेजिनरी नंबर बन गया तो आपके सिलेबस का है ही नहीं। और आपने गलती से भी अपने मैथ्स में नहीं देखा होगा, अपने मैथ्स में गलती से तूने नहीं देखा होगा यार, कहीं पे अंडर रूट है फिर नेगेटिव है फिर कोई नंबर है, नहीं होगा। तो सर फिर कैसा, ऐसा हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √25 हो सकता है, ये सारा कुछ अगर तेरे पास आ जाए, अगर तेरे पास आ जाए तो कर सकता है। तो सर तूने अंडर रूट बता दिया, मैंने बताया ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। सर आपने बताया d इक्वल्स, d अगर -5 आता है, ये कहां पे, इस पे कहां पे अंडर रूट आता है, इस पे कहां पे अंडर रूट आता है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा इस पे कहां पे अंडर रूट आता है, ये तो -5 के। बेटा असल में जब हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, वहां पे इस पे अंडर रूट लग जाता है, समझ आ रही है बात? तो उस वक्त ये इमेजिनरी बन जाता है। तो आपको यहां पे ये याद रखना है, सर अगर d नेगेटिव आ गया तो रूट्स नहीं निकलेंगे, खेल तमाम, क्योंकि उस पे आगे फार्मूला में अंडर रूट आता है तो फिर वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे काम का नहीं है, तो हमें उसको नहीं करना है। इतनी बात समझ आ गई? समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई क्या? और सबसे मैं कहना चाहता हूं भाई, क्लास में लगातार आना, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो मैथ्स आएगी ना, बहुत जबरदस्त तरीके से आएगी। और अगर आप आज से मैथ्स को सीखते हो, आई विल बी, मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ आगे जल्दी ही कुछ हो सकता है जब आपको मैथ्स आती है। क्योंकि आज के दौर में मैंने बहुत ज्यादा मैथ्स में, वैसे मैं नहीं कह सकता कि सिक्योर, लेकिन आपको अगर मैथ्स अच्छे से आती है ब्रो, आप बहुत जबरदस्त कर सकते हो आज के दौर में। जॉब वगैरह वो सब कुछ हो सकता है जल्दी जल्दी, ठीक है ना, पहले जॉब ले लो फिर वैसा हो सकता है अगर आपको मैथ्स आती है अच्छे से, क्योंकि ये यार छोड़ती नहीं है आजकल किसी को। चलिए खैर, मेरा मानना यह है कि आप इसको सीखना, क्योंकि यही कंसेप्ट आपके आगे भी यूज होते हैं, आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव में बहुत जगह। खैर ये मैंने बता दिया। हाँ सर अब आप चलो इस पे, अब आप छोड़ो बातें, अब चलो एमटीएस पे। अब याद रखना, अब किस पे चला मैं, एमटीएस पे। अब यहां पे भी एक चीज याद रखना, अगर तेरा डी जो है, अगर तेरा डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो तू इसको यूज करना, एमटीएस को परफेक्ट स्क्वायर नंबर तब यूज करना, वरना नहीं। जैसे कि अगर d की वैल्यू 25 आई
तो 25 क्या होता है, 5 5 25 है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो यूज करना। अगर डी की वैल्यू 13 आई तो छोड़ देना यार, यूज नहीं करना, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, आपको फिर फ्रैक्शंस में निकालना पड़ेगा, तो वहां पे यूज नहीं करना। समझ आ गई बात। चले हम एमटीएस को सीखते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए याद रखना कि अंडर रूट्स में भी हमें सीखना पड़ेगा। शायद अगर मैं एमटीएस को आज ना सिखा पाऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करता जाऊं। आप सब लोग बच्चे अंडर रूट में हर किसी को नॉलेज है अंडर रूट में, क्योंकि यार पढ़ाना है तो मैं समझता हूं कि आई शुड क्लियर एवरीथिंग, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस, मेरा मानना यह है कि भाई आप यहां पे जब पढ़ने आते हो, आपका सेम हाल नहीं होना चाहिए जैसा आपके स्कूल्स में होता है। ये नहीं कि मैं आपके एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन यहां पे करा दूं, ले ले बेटा तुझे आगे, फिर वो तुझे 10 क्वेश्चन आते हैं, फिर तू खुद को मैथमेटिशियन समझेगा, मुझे 10 क्वेश्चन आते हैं। भाई नहीं, तुम्हें इस टाइप पे जितने क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हें आने चाहिए, तब मैं समझूंगा कि आपको ये आ गया। समझा गई बात। तो उसके लिए मुझे हर चीज को बताना पड़ेगा, उस चीज को समझाने के लिए मुझे हर बेसिक कंसेप्ट को बताना पड़ेगा, उस चीज को समझाने के लिए मुझे तुझे ये भी बताना पड़ेगा मैं ये चीज कैसे कर रहा हूं। अगर तुझे 1 घंटे में, मैं तुझे बता रहा हूं श्योरिटी से, ये चैप्टर बेटा 1 से 1.5 घंटे में हो सकता है, और मैंने कराया भी है, इसमें आपको वन शॉट में मिल जाएगा, मैंने कराया भी होगा 1 से 1.5 घंटे में। लेकिन अगर एक एक कंसेप्ट तुझे समझना है, एक एक चीज को समझना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, तो हमें फिर उसी तरीके से चलना होगा। समझा रही बात। और आप लोगों को भी ये बात जहन में रखनी पड़ेगी, जो भी पढ़ रहा है, 1 पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं, 15 पढ़ रहे हैं, 20 पढ़ रहे हैं, कल लाख पढ़ जाए, ठीक है ना, लेकिन सही से पढ़ना है, रिदम से पढ़ना है, हर डाउट को क्लियर करना है, हर कंसेप्ट को क्लियर करना है, और अच्छे से पढ़ना है, समझदारी से पढ़ना है। और मेन बात जो हमारे कश्मीर में गायब है वो है ईमानदारी से पढ़ना। ईमानदारी से पढ़ने का मतलब यह है कि आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है, आपको हर चीज समझनी है, आपको हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन, हाँ मैंने क्वेश्चन सीख लिया लेकिन कंसेप्ट का कुछ पता नहीं है। तो उसी वजह से मैं जिस चीज को बता रहा हूं आप जहन रखोगे। देखो यहां पे मेरा कंसेप्ट क्या है, यहां पे मैं अभी आपको सिखाऊंगा भाई अंडर रूट में मल्टीप्लिकेशन, मेरी थोड़ी जिम्मेवारी है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि अगर आपके पास, अगर आपको मैंने कंसेप्ट समझाया, फिर आपके पास अंडर रूट में क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपको अंडर रूट का नहीं आता है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अब कंसेप्ट में कहीं पे आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आपका फॉल्ट कहां पे कि बेटा आपको अंडर रूट करना नहीं आता है, अंडर रूट्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, अंडर रूट्स की सब्ट्रैक्शन नहीं आती। तो ये मैं नहीं बता सकता कि आप कैसे, जो है ये मैं नहीं बता सकता कि आप क्या करोगे, आप अंडर रूट्स को यहां पे पूरी तरीके से मैं समझा दूं हर कोई कंसेप्ट, लेकिन फिर भी यार इतना तो बता सकता हूं ना, जल्दी जल्दी से जो आपको आगे काम आ जाए इन क्वेश्चंस में, वो सब कुछ मैं करा दूं, ठीक है ना, वो सब कुछ मैं करा दूं, वो सब कुछ मैं करा दूं, उतना हो सकता है। खैर ब्रो, अच्छा भाई यार नीट के लिए टिप्स, हाँ फिजिक्स के लिए दे सकता हूँ यार, तुझे फिजिक्स के लिए दे सकता हूँ, और फिजिक्स पढ़ा भी सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, फिजिक्स पढ़ा भी सकता हूँ। लेकिन हाँ अभी कुछ अलग सेशंस में बिजी हूँ, वरना मेरा शौक है यार, मेरा शौक है फिजिक्स को पढ़ना पढ़ाना, इट्स माई पैशन, वो बता सकता हूँ, लेकिन अभी क्लास पे बता सकता हूँ, हाँ लास्ट में कुछ तुझे बता सकता हूँ, मेरा शौक है यार वो, मतलब जस्ट कि मैं आई नेवर एवर वांट टू, मतलब मैं बूढ़ा भी हो जाऊँ ना, बूढ़ा हो जाऊँ, दाढ़ी आ जाए, अगर जिंदा तब तक रहा तो खैर, तो लेकिन मेरा ये है कि यार फिजिक्स को, और फिजिक्स और मैथ्स ये दो मैं जिंदगी भर पढ़ता रहूँ, और जितनी डेप्थ मुझे अपनी जिंदगी में क्लियर हो सकती है वो करता जाऊँ, ठीक है ना, वो करता जाऊँ। खैर देखो यार, तो मुझे क्या करना है, अभी मैंने आपको कहा कि कुछ अंडर रूट्स में तुम्हें सिखा देता हूं। जैसे बेटा अगर तेरी मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर तेरी मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट्स में होगी तो कैसे करेगा, याद रखना। ऐसा कभी कभार होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता है, जो कहते हैं कि सर कैसे करें मल्टीप्लिकेशन, नहीं आता है हमको। तो क्या करोगे आप लोग, जहन इधर होना चाहिए, ये अंडर रूट है, हाँ सर है, तो क्या करोगे, अंडर रूट ऐसे ही डाल दो, हाँ डाल दिया, नंबर जो अंदर है इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 2 क्या हो गया, 10 हो गया। कंसेप्ट समझ आ गया। सर अगर अंडर रूट्स में मल्टीप्लिकेशन होगा, मैं अंडर रूट लिख दूंगा,
इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा। आगे अब कभी कभार तेरे पास ऐसा होगा, अगर यहां पे देखो मैं यहां पे पूरा एक एक चीज, जैसे कि मैंने कहा कि √9 और √3 और √3, तो कैसे करोगे? ऐसे ही बेटा अंडर लिख दो, 3 3 क्या हो गया, ये √9 हो गया। अब आप सब लोगों को पता है कि √9 3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3 के बराबर। सर अगर कभी ऐसा आया, ऐसा अगर कभी आया, ये मैं साइड में सिखा देता हूं, √5 √2, तो क्या कर लोगे? अरे यार सेम ही तो है, सेम ही है बच्चों, सेम ही है। चलिए यहां पे मैं 3 लेता हूं, तो क्या करोगे? √ डाल दोगे, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे समझना बात, अगर √5 इंटू √5, यहां पे एक कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं, √5 इंटू √5 हो जाएगा √25। √25 5 के बराबर होता है। आप कैलकुलेटर से भी देखना, किसी से भी देख लेना, बट देखना, ठीक है ना। एक चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, यहां पे अगर अंडर रूट में मल्टीप्लिकेशन की जगह पे सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट में अगर दोनों जगह पे सेम नंबर है तो आंसर वो नंबर आ रहा है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे 3 मेरा आंसर आ गया, तो आप डायरेक्ट 3 लिख सकते थे। √5 को √5 से किया, तो यहां पे मेरे पास 5 आ गया। समझ आ गई बात? अब सर और एक बात, जैसे मेरे पास यहां पे ऐसा आ गया, अब बताओ क्या करें? अब तो हो गया ना, अब ऐसे क्या कहां पे करें, किस तरीके से करें? आपने क्या कहा था? अंडर रूट को अंडर रूट से करना। चलो सेम करते हैं, क्या करोगे आप? मैंने कहा था अंडर रूट को अंडर रूट से करना, ठीक है ना, तो आप कर दो। फिर जो बचे, भाई बचा क्या? अंडर रूट बगैर वाला, तो इसको अंडर रूट बगैर वाले के साथ करो। सर आपके कहने का मतलब यह है कि जो अंडर रूट के बगैर है उनको अंडर रूट के बगैर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो अंडर रूट में है उनको अंडर रूट वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यही कहना चाहता हूं, यही मेरा मतलब है। तो 2 3 6 लिख दिया, फिर अंडर रूट 5 5 25 लिख दिया। अब आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो ऐसा, अंडर रूट 25 आप सबको पता है 5 के बराबर, तो ये 6 × 5 हो जाएगा 30। सर आपके कहने का मतलब है अगर ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, क्या करेंगे? अंडर रूट बगैर वाले को अंडर रूट बगैर वालों के साथ, 2 3 6, अंडर रूट 6 × 3 क्या हो जाएगा? 6 3 24, अंडर रूट 24, ये आपका 6 अंडर रूट 24 आंसर आ जाएगा। लेकिन सर कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया 6 अंडर रूट 2 आ गया, बेटा कोई नहीं, यहां पे अंडर रूट वाला कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर यहां पे कुछ नहीं होगा तब 1 होगा, 6 1 6 कर देना, अंडर रूट 2, सिंपल। अब सर कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ, क्या होता है? आपके पास 2 √5 इंटू अंडर रूट 3 है, क्या कर लेंगे? समझना बात, क्या कर लेंगे? यहां पे अगर कुछ नहीं तो 1, तो यहां पे करना 2 1 2, इस अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले के साथ 3 5 15। ये अंडर रूट का मल्टीप्लिकेशन मैंने तुम्हें सिखा दिया, अंडर रूट का मल्टीप्लिकेशन मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब इसके बाद तुम्हें क्या सीखना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये भी चीज आनी चाहिए, ये भी जरूरी है आपके लिए, इट्स मैंडेटरी, ठीक है, सीखनी है। क्या करना? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए जल्दी से मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर आप लोगों को इसमें और दिक्कत आएगी तो आप मुझे एक बार बता दोगे, मैं अलग वीडियो लाऊंगा, उसमें ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। समझ आ रही है बात? तो क्या करूंगा? सर आप कह रहे हो एडिशन, आप कह रहे हो एडिशन, फिर कह रहे हो सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए सेम चीज रहेगी, एक ही चीज आपको याद रखनी है। देखो बच्चों, आपने बहुत टाइम पे ये क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन आपने सर ने वहां पे कहा होगा कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि भाई सब जगह ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे वहां का हाल यही है। तो क्या करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको एक ही चीज याद रखनी है। जैसे मैंने अगर आपसे कहा 2 √10 प्लस 3 √10 कह दिया, हाँ सर कह दिया। फिर कहा 5 √10 प्लस 3 √5, समझना बात, इसको आप कुछ नहीं करोगे, क्या? इसका आप कुछ नहीं करोगे। सर इसका क्या कर दूं? इसका मैं बताऊंगा, समझना एक बात। अगर आपके पास अंडर रूट में जो ये नंबर है ना, ये नंबर्स अगर सेम है तभी एडिशन हो पाएगा,
तभी आप ऐड कर दोगे, सिंपल बात है। अगर नहीं होगा तब नहीं करोगे सर, इसका मतलब है इसको कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका फिर क्या कर दे, इसका ऐड कर दे। कैसे? अंडर रूट के बाहर तुझे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, कर दे ऐड, 2 3 5 10 लिख दे, हो गया तेरा काम, हो गया तेरा काम। अब सर माइनस अगर हुआ तो जैसे 3 अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 10, हाँ सेम देख ले, अंडर रूट में सेम नंबर है, हाँ है, अंडर रूट में सेम नंबर है, हाँ है, तो सब्ट्रैक्शन तभी करना। तो क्या कर लोगे, 3 में से दोगे 1 रहा, तो अंडर रूट 10 मतलब अंडर रूट 10। समझ आ गई बात? तुझे कंसेप्ट आ रहा है कि अगर अंडर रूट में सेम नंबर होगा तो ही सब्ट्रैक्शन होगा, तो ही एडिशन होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर नहीं होगा बच्चा तो नहीं होगा। कुछ खोपड़ी में घुस रहा, कुछ तेरी खोपड़ी में आ रहा है क्या, खोपड़ी में आ रहा है क्या, कुछ आना चाहिए यार, आना चाहिए। तेरी खोपड़ी तो इतनी बड़ी है तो तुझे आना चाहिए। जैसे सर आपने, चले खैर सर सब कुछ साइड में छोड़ दो, ऐसा कभी हुआ तो क्या कर लेंगे, हमें नहीं पता यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, अंडर रूट 25 लिख दे, अरे भाई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट्स एडिशन। तो क्या करोगे, यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 1 + 1 हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। ये चीजें तुझे समझनी जरूरी है। सर कभी ऐसा हुआ अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, अब तो तू मास्टर निकलेगा, अब तुझे पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ चुके होंगे, ठीक है ना, ये कंसेप्ट्स आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। वन सर क्लासेस में क्लासेस में वन सर Valgas Bumakawa class maling 10 minit pat. Valls तो तन valls योड़ वाली और लेकिन सब चीजों को यार देखना पड़ता है, क्या करेंगे, क्या ही कर लेंगे यार। चले यार, समझ आ गई बात? हाँ सर समझ आ गई। अब आगे चलते। सर आपने समझाया क्यों था, ये ले तो अपनी एनसीईआरटी खोल ले, तो एनसीईआरटी का मुंह देख ले एक बार, तुझे समझ में आएगा मैंने क्यों समझाया था। ये देख ले, ये मैंने आपको ये दिखा है, ठीक है ना। ये अब यहां से समझना, यहां पे 1 2 3 तीसरा क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसा दिया है, ऐसा दिया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान है, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। लेकिन अंडर रूट में था ना, तेरी खोपड़ी घूम जाती। और याद भी रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जब मेरा भी 10th था तो ये क्वेश्चन उसमें आया था, ठीक है ना। तो जो थोड़ा अलग होता है वो पूछे जाते हैं। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं खाली 10th के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार हाँ हम आगे के लिए ये चीजें पढ़ रहे हैं ताकि हमें आगे भी इन चीजों की हेल्प हो जाए। तो ठीक है ना, तो इतना सब कुछ क्लियर हो पाया, इतना सब कुछ क्लियर हुआ। इतना सब क्लियर हुआ, इतना सब बेटा क्लियर हुआ क्या? इतना सब क्लियर हुआ? उम्मीद है यार यहां तक क्लियर हो चुका होगा आप सब लोगों का ये कंसेप्ट। लेकिन आई थिंक कि इसको जो है इसके आगे, अरे यार लाइव ही बंद मत हो गया क्या? इसके आगे मैं इसको कल कंटिन्यू करूं, तो कल जो है भाई इसको इसके आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। तो अभी तक ये काफ़ी था यहाँ तक के लिए। कल हम MTS वगैरह को सीखेंगे। आज हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, बेसिक चीज़ें पढ़ी, लेकिन बट ब्रो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। खैर ऐसे ही जोश के साथ मैं आप सब लोगों को मिलता रहूँगा इस टाइम पे, लेकिन सारे लोग जो है कनेक्ट हो जाए। और यार मैं भी समझता हूँ कि टाइम इज़ मेन थिंग, हमें एक ही टाइम को सेट करके चलना चाहिए। बट कभी कभार चीज़ें हो जाती हैं कि हम उस टाइम पे भी अमल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें पास में आ जाती हैं।
समझ आ रही है बात? बाकी ब्रो, यस ब्रो, क्यों सब टिप्स ब्रो भाई, टिप्स यही है कि जो भी है, जो भी अ, चले खैर, अभी तो लेक्चर कंप्लीट हो गया ना, हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया। एक ही टिप है भाई, एक ही टिप है माही क्रिएशन से। हेलो, तो एक ही टिप है यार, एक ही टिप है। अगर वो अभी देख रहा हो शायद, तो अभी मुझे नहीं लगता अब वो देख रहे होंगे बच्चे, जो शायद उनको रिकॉर्डिंग में मिल जाए। एक ही टिप है यार, जो भी चीज़ करना चाहते हो कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी, दैट्स इट। और चीज़ों को समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बेसिक बेसिक सी चीज़ों को भी सीखना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी लेवल कैसी है। जैसे कि अगर आप बात करते हो भाई फिजिक्स की, तो आपको पहले जो है बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स नहीं आती है, जैसे मैंने देखा है। वो है कि बेसिक मैथ्स की पूरी प्रॉब्लम होती है, उसकी लगी पड़ी होती है, नहीं होता है उनसे पहले, तो वो चीज़ छोड़ के वो चले जाते हैं काइनेमेटिक्स के, ठीक है ना। तो फिर इसी तरीके से डायनामिक्स पे, फिर इसी तरीके से रोटेशनल मोशन पे, तो उन सबको नहीं आता है वो समझ। जैसे ही आप फिजिक्स को पढ़ने जाते हो, जैसे आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन जैसा पहला आपका चैप्टर है, फिर उसमें प्रोजेक्टाइल आती है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहला वाला क्लियर कर दो, ठीक है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है वो आपने क्लियर कर दिया, फिर उसके बाद जो है आप प्रोजेक्टाइल पे चले गए। अब जैसे आपका एनएलएम आएगा, तो ये रिलेट हो जाएंगे, समझ आ रही बात? वहां पे इन कंसेप्ट का भी यूज हो जाता है। तो इसीलिए सीखना जरूरी है कि भाई हर किसी चीज को पढ़ना सही से, ताकि आप आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें आपको दिक्कत ना हो। समझा रही है बात? तो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो बाकी जब टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली टीच, क्योंकि पढ़ाना भी है यार वो सब चीज़ें। तो जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर पढ़ाया जाएगा। अब आप उस वक्त होंगे या नहीं होंगे, मतलब प्रिपरेशन करते, दुनिया में नहीं प्रिपरेशन करते, तो बाकी देखते हैं। तो यहाँ तक के लिए आप सबका शुक्रिया यहाँ तक जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बेटा फिर से कंसेप्ट्स को उसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रख ले, लेकिन कल मिलना ना भूले। बाय बाय।